KSH इंटरनेशनल IPO इसका अलॉटमेंट भैया आउट हो चुका है। आइए हम इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानते हैं कि लिस्टिंग डे पे क्या करना है, होल्ड करें, सेल करें, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, GMP क्या चल रहा है, सब कुछ हम ऑफिशियल डेटा के साथ यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आओ देख लेते हैं कि आखिर लिस्टिंग कब होगी। तो लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपका 30 दिसंबर को होने वाला है। यहाँ पे लिस्टिंग 30 दिसंबर को भैया होने वाली है। वहीं हम आओ यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं कि जो है कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, सब कुछ देख लेते हैं। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स बनाती है। कंपनी क्या करती है, मैग्नेट वाइंडिंग वायर बनाती है। और ये कंपनी जो है इंडिया की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस सेगमेंट में, जो ये वाइंडिंग वायर होते हैं इसके सेगमेंट में। अब ये वाइंडिंग वायर कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे हो गया ट्रांसफार्मर हो गया, इन सब जगह पे ज्यादा यूज होता है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे कंपनी का जो है मतलब इस कंपनी के वायर का यूज किया जाता है। और वही बात करें इसके कुछ कस्टमर जैसे PGCIL है, बड़े बड़े नाम है भाई, NTPC है, NPCIL, वेल है, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे PSU देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सेक्टर ठीक ठाक है, सेक्टर में आने वाले समय में जो है ग्रोथ देखने को भी मिलेगा। और दूसरी चीज कंपनी जो है ग्लोबल ओरिएंटेड है, यहाँ पे 24 कंट्री में जो है इसका प्रेजेंस है। और साथ साथ उसमें से USA, जर्मनी, UAE और जापान जैसे Tier 1 कंट्री में भी इसका प्रेजेंस है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी कहीं ना कहीं ठीक है भाई, कंपनी ठीक है, इस सेक्टर में जो है मुझे बढ़िया लग रहा है। और कंपनी का फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल आप देखोगे लगातार यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू की बात करें 1390 करोड़ था, 1938 करोड़ हुआ, तो रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला। EBITDA देखोगे तो 71 करोड़ से 122 करोड़ हो गया, EBITDA भी बढ़ा है भाई। प्रॉफिट की बात करें तो 37 करोड़ से 67 करोड़ हो गया, ये भी बढ़ा है। नेटवर्थ भी बढ़ा है भाई। टोटल बोरो की बात करें तो टोटल बोरो यहाँ पे 379 करोड़ के अराउंड है, जो कि आई थिंक मैनेज करने लायक। अभी यहाँ पे हम जो है सारी चीजें देखेंगे। यहाँ डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.17 का डेट टू इक्विटी है। 1.17 का डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा है तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बट अभी ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में जो है डेट ये अपना कम करेंगे और इसी वजह से आने वाले दिन इनका फाइनेंशियल सीट सुधर जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 98% का IPO आने से पहले है और IPO आने के बाद 71% के अराउंड हो जाएगा। ठीक ठाक है, 70% का पोर्सन कहीं कम नहीं है, ठीक ठाक है भाई। ROE की बात करें ठीक ठाक है, ROC भी ठीक ठाक लग रहा है। पेट मार्जिन वगैरह कम है, ठीक है। EBITDA मार्जिन चलो ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इशू ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कंपनी का, क्यों यहाँ पे IPO आया है। तो ये बोरो देखो, मैंने बोला था ना कि अभी जो डेट टू इक्विटी है वो मैनेज हो जाएगा। IPO आने के बाद इसका जो है डेट टू इक्विटी है मैनेज हो जाएगा, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। तो इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम या आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पीयर कंपेरिजन करते हैं तो पीयर में आप देखोगे KSH का है, प्रिसीजन वायर्स का है, रामरतन वायर का है। यहाँ पे EPS के मामले में अपना जो IPO है दूसरे नंबर पे आ रहा है। PE की बात करें तो PE अपने IPO ठीक ठाक है भाई। वहीं रामरतन वगैरह देखोगे तो इनका 40-50 का चल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे अपने IPO का सबसे शानदार है, PB अपने IPO का चलो ठीक ही ठाक है। बाकी पीयर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 कहीं ना कहीं KSH देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पे रामरतन और तीसरे पे प्रिसीजन वायर देखने को मिलेगा। तो अपना IPO नंबर 1 आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंकर बुक की रेटिंग की बात कर लेते हैं, एंकर बुक का रेटिंग क्या बन रहा है। तो एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो 7.5 की रेटिंग बनी थी। इसी वजह से जो है मैं इसमें अप्लाई नहीं किया था, इसी एंकर बुक की रेटिंग की वजह से नहीं किया था। यदि कोई IPO जिसका GMP डाउन रहता है भाई, यदि उसके एंकर बुक की रेटिंग 9+ होती है तो उसमें मैं अप्लाई जरूर करता हूँ दोस्त। लेकिन इसके एंकर बुक की रेटिंग भाई 7.5 के अराउंड थी, जो कि बहुत ही निगेटिव पॉइंट था मेरे लिए, और इसीलिए मैं इसमें अप्लाई नहीं किया। हालांकि 7.5 एवरेज एंकर बुक की रेटिंग है, एवरेज है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है दोस्त। अब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो बढ़िया हो जाता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था और इसी वजह से मैंने अवॉइड किया था। तो एंकर बुक ठीक ठाक है, एवरेज है। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो देखो भाई फंडामेंटल लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग है। और एंकर बुक की बात करें तो एंकर बुक की क्वालिटी और शानदार होती तो ज्यादा बढ़िया रहता। बाकी चलो ठीक है, लगभग स्ट्रॉन्ग है भाई, फंडामेंटल लगभग स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा और सारी चीजें अच्छी होती, जैसे पेट मार्जिन वगैरह ज्यादा होता तो बेहतर हो जाता। बाकी चलो ठीक ठाक है। GMP की बात करें तो GMP अभी भी 0 रुपये चल रहा है। जो भी अपडेट आएगा GMP का हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलेगा, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की। तो यार देखो लिस्टिंग गेन यहाँ पे मुझे नहीं लगता लिस्टिंग गेन होने वाला है, क्योंकि एंकर बुक की रेटिंग वगैरह बेकार। हालांकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है, फंडामेंटल वगैरह ठीक ठाक है। लेकिन भाई लिस्टिंग गेन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लिस्टिंग गेन के लिए पहली चीज बाइंग ऑर्डर आना जरूरी होता है। पहली चीज यही होती है कि बाइंग ऑर्डर तगड़ा आना चाहिए। पहला और सबसे बेस्ट चीज यही है कि बाइंग ऑर्डर आना चाहिए। बाइंग लिस्टिंग गेन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई। जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा लिस्टिंग, जितना कम डिमांड उतना कम लिस्टिंग। जैसे अभी मैं बात करूं एलजी में डिमांड बहुत तगड़ा था तो 50% का लिस्टिंग की हुआ। ऐसे ही मीशो देखो जो है डिमांड बहुत ज्यादा था, तगड़ी लिस्टिंग हुआ। लेकिन अभी यही ICIC इसकी बात करें, हालांकि इसने 20% का लिस्टिंग दिया है, लेकिन जो है इसमें डिमांड जो है कम हो गई थी। इसमें भी डिमांड होता है, इसकी भी PR टीम एक्टिव हो जाती है और बहुत तगड़ा PR का वो सब काम हो जाता, हवाबाजी हो जाती, तो इसमें और ज्यादा लिस्टिंग हो सकती थी, बट लिस्टिंग नहीं हो पाई। GMP 25% के अराउंड तक GMP गया था और उसके बाद जो है सब आप देख ही रहे हैं कि 20% के अराउंड लिस्टिंग हो गई। हालांकि इसमें
इसमें भी उम्मीद थी 30-35 की आराम से हो सकता है, लेकिन वही है कि पीआर टीम इनकी एक्टिव नहीं थी, लोग इसको लेकर एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग नहीं किए, बिग प्लेयर भी जो है यहाँ पे ज्यादा बाइंग नहीं किए, मतलब यहाँ पे डिमांड जोन नहीं बना और इसी वजह से 20% का लिस्टिंग हुआ, वरना 30-35% का लिस्टिंग होता। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आईपीओ में डिमांड एंड सप्लाई जोन मुझे नहीं लगता ज्यादा बनने वाला है, इसमें ज्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल सकती है और इसी वजह से बोल रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन तो बहुत मुश्किल है। अब निगेटिव लिस्टिंग की बात करें तो निगेटिव लिस्टिंग की जहां तक मुझे उम्मीद है कि 5% के अराउंड ऐसे कुछ निगेटिव लिस्टिंग हो सकता है भाई, मतलब 3 से 5%, ऐसे 3% निगेटिव या ऐसे 5% के अराउंड निगेटिव हो सकता है निगेटिव लिस्टिंग, ठीक है। तो इतना पॉसिबिलिटी है, फंडामेंटल एंकर बुक इन सबको देख के बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। बाकी जो भी होता है मैं लिस्टिंग के दिन लाइव रहूंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही लाइव आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइव में जितना भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी सब डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे ऑर्डर कितना लगा है, क्या कुछ है, एनएससी में बढ़िया प्राइस चल रहा है कि बीएससी में, सब कुछ हम वहाँ पे बताएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ताकि आपको हेल्प मिल सके। 3 से 5% का निगेटिव हो सकता है भाई, देखते हैं आगे क्या होगा। अब इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या करना है। देखो इसमें किसी ने पैसा लगाया है भाई, 3 से 5 साल के व्यू रहा होगा तो ही लगाना चाहिए। मैंने फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में साफ साफ बोला था कि इसमें पैसा वही लगाएं जो 3 से 5 साल का व्यू बना के चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए ही बेस्ट ऑप्शन है। बाकी जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है लिस्टिंग गेन के लिए, तो लिस्टिंग गेन वैसे भी नहीं मिलने वाला है भाई, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको सेल करना होगा कर देना, नहीं करना होगा तो नहीं करना। बाकी ये गिरावट वगैरह कर सकता है। फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री भाई, यदि कोई डायरेक्ट लेना चाहता है फ्रेश एंट्री तो डायरेक्ट हो सके तो अभी ही अवॉइड करो, आने वाले दिन फ्रेश एंट्री हो सकती है, या फिर अभी यदि आईपीओ प्राइस से 10-15% और नीचे जाता है, 10% मान लो, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री हो सकती है। सिंपल सा समझो, आईपीओ का कोई भी आईपीओ है, लिस्टिंग के बाद मान लो ऊपर भी जाता है, सीधा ऊपर चला जाता है, तब भी आपको बीच में फोमो नहीं बाई करना है। वो लोग मीशो को फोमो बाई किए हैं 253 के 54 के राउंड, जबकि मेरा टारगेट 253 तक का ही था। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत झेलने को मिल सकता है। ऐसे ऊपर जाता है, ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर निकल जाता है, ऊपर जाता है भाई, ठीक है, ऊपर जाता है, उसके बाद हेजिंग पोजीशन होती है बिग प्लेयर की, उनका जब पोजीशन कटता है तो गिरता है और नीचे उनका फिर से एक बाइंग पोजीशन होती है। उनका 2 पोजीशन होता है, हमेशा याद रखिए, उनकी 2 पोजीशन होती है, एक सेलिंग की पोजीशन होती है, एक बाइंग की पोजीशन। तो जब यहाँ से वो सेल करते हैं तो वो गिरा के यहाँ तक लाते हैं, यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन फिर होती है और फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। जब भी यहाँ पे आएगा इस तरह का प्राइस बनेगा, मैं आपको बता दूंगा, वहां पे एंट्री बता दूंगा। 3 कैंडल स्विंग जब भी बनता है, 3 कैंडल स्विंग के बाद ही मार्केट, मतलब जो भी आईपीओ होता है या जो भी शेयर होता है, 3 कैंडल स्विंग के बाद ही ऊपर जाता है भाई। तो 3 कैंडल स्विंग जब भी बनेगा तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। 3 कैंडल स्विंग का मेरा डिटेल कॉन्सेप्ट है, उसको कभी समझाऊंगा, बाकी इतना समझो 3 कैंडल स्विंग बनेगा तो उसको जरूर डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेश एंट्री आईपीओ प्राइस से 10-15% नीचे गिरता है तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी हो सके तो अवॉइड ही करो। आने वाले दिन जब बढ़िया तगड़ा फ्रेश एंट्री बनेगा, 3 कैंडल स्विंग वगैरह बनेगा, तो वहाँ पे एंट्री हो सकती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।